तैयारी कर रहे पशुपति पारस। लोकतंत्र में अगर किसी के पास पावर है तो वह है जनता के पास। कोई भी राजनेता क्यों ना हो, एक वक्त के बाद सबकी हवाएं उड़ जाती है और ये वही नेता होते हैं जिन्हें जनता सिरमौर बनाती है। ये बातें हाल के घटनाक्रम में भी देखने को स्पष्ट तौर पर मिल रही है। पिछले 10 सालों से देश के हीरो प्रधानमंत्री मोदी बने हुए थे। हर तरफ एक ही शोर, एक ही नारा, मोदी की गारंटी और मोदी का देश। उन्हें मोदी सरकार को वैसाखी के सहारे चलना पड़ रहा है। जो मोदी सरकार कभी बिना सहयोगी पार्टी के मदद से सत्ता में आई थी। किसी भी राजनेता और पार्टी की भक्ति तभी तक ठीक है जब तक जनता आपके साथ है। जनता को नकार कर, जनता को इग्नोर कर कोई भी सत्ताधारी नहीं है जो सिंहासन तक जा सके। इसका सबसे ताजा उदाहरण बन चुके हैं पशुपति पारस और इसी बात को गहराई से समझ रहे हैं चिराग पासवान। यही वजह है कि इसे जनता के लिए मोदी के हनुमान भी अपने राम के साथ अब खड़े नहीं हैं। चुनाव के बाद चिराग पासवान के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान 2014 से अभी लोकसभा चुनाव तक, हाल तक पीएम मोदी के सबसे बड़े समर्थक के तौर पर बिहार और देश में जाने जाते थे, देखे जाते थे। वे अब मोदी के विरोध में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी के लिए चिराग पासवान की भक्ति कुछ कम हुई है या फिर उन्होंने 5 सीटों के जीतने पर अभिमान आ गया हो, बल्कि माजरा यह है कि पहले वे सत्ता में रहे भी नहीं थे और मोदी के खिलाफ बोलने से बचते भी थे। अब तो सीधे सत्ता में है। ऐसे में जवाबदेही चिराग पासवान की भी बन जाती है। यूपीएससी मामला हो, आरक्षण का मुद्दा हो, वक्फ कानून हो, सभी में चिराग पासवान ने मोदी सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया है और ये तमाम इनकार की वजहें हैं वोट बैंक की राजनीति। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी थी, चाचा भतीजे यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वजह से भेंट चढ़ गई और 2 भागों में बट गई। पशुपति पारस ने इसी संगठन के सहारे और अपने 5 सांसदों के सहारे 5 सालों तक सत्ता में घी के लड्डू दबाए और इस दौरान जनता से संपर्क तक नहीं साधा। पीएम मोदी पर भरोसा था और जनता से दूरियां बनाए रखी। वहीं चिराग पासवान इन 5 सालों में अपनी जमीन तैयार की और ऐसी जमीन तैयार की कि पशुपति पारस को अब उसमें घास उगाने तक की जगह नहीं छोड़ी। पशुपति के कमजोर जनबल और चिराग के मजबूत जन सैलाब को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पशुपति पारस के साथ बेवफाई कर दी, जो कि राजनीति में चलता ही रहता है। तभी तो कहते हैं जिसकी शक्ति उसकी सरकार, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। पारस और चिराग के बीच कई महीनों से हम की लड़ाई देखी गई थी हाजीपुर सीट के लिए, लेकिन अंत में पारस को दबना पड़ा। मोदी की बेवफाई का जवाब देना चाहा, इस्तीफा भी दिया, तिल मिला भी गए, लेकिन शांत होकर फिर से खुद को एनडीए का हिस्सेदार घोषित कर दिया। अब एक बार फिर से पशुपति पारस मैदान में उतर गए और खूब चिराग पासवान की हैसियत पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। वो हमारे यहाँ कहावत है ना, नाचे न जाने आंगनवा टेढ़। पारस ने कहा है कि चिराग पासवान को जो 5 सीटें मिली है वो तो मोदी के रहमो करम पर मिली और जीत भी मोदी से ही मिली। अब वे अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में कमर कस चुके हैं। पारस ने साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया है कि अगर एनडीए के साथ सम्मानजनक समझौता हो जाता है तब तो ठीक है, वरना वे बिहार के 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और तमाम बिहार की पार्टियों का विरोध करेंगे। इस दौरान उन्होंने मोदी की तारीफ भी की और यह तक कहा कि उन्होंने राष्ट्र हित में अपने पार्टी को माइनस में कर
एनडीए का समर्थन किया है और इसके साथ ही साथ अपने संगठन पर भरोसा भी जताया और प्रशंसा भी की। उनके पार्टी को कोई सीट नहीं मिलने के बावजूद भी उनका संगठन उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन सबसे अहम बात है कि वैशाली की सांसद वीणा देवी पाला बदलते हुए चिराग की तरफ आ गई थी और फिर से वैशाली से वर्तमान में सांसद हैं। पशुपति भी जनता की ताकत को समझ चुके हैं और यही वजह है कि 1 सितंबर से वे जनता के बीच जा रहे हैं और संगठन को जनता के बीच मजबूत करने की बात कही है। पशुपति पारस अब अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भी बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान जहां उनके बयान देश के मुद्दे पर सामने तक नहीं आते थे, ना ही बिहार के मुद्दे पर और ना ही देश के मुद्दे पर, अब वे बिहार और देश की सक्रिय राजनीति में मैदान में उतर रहे हैं और बिहार के अपराध के मुद्दे पर नीतीश पर हमलेवर हो रहे हैं। तो मोदी सरकार से आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। दलितों के सहारे एक बार फिर से सियासी संग्राम में अपनी किस्मत आजमाने को बेचैन है। पारस ने बेबुनियादी आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी दलितों की है, इस वजह से उन्हें न्याय नहीं मिला। इतना ही नहीं, दलितों के साथ बिहार में हुए घटना पर मौजूदा सरकार पर पशुपति पारस ने अटैक किया है। अब देखना यह दिलचस्प हो सकता है कि चिराग से पारस की बात होती है या नहीं। एनडीए पारस को कितना भाव देता है और साथ ही जनता कितना यकीन दिखाती है, अब इन्हीं पर पशुपति पारस की राजनीतिक सफर टिकी हुई है। वैसे भी बिहार की लड़ाई काफी रोचक होने वाली है। एक तरफ नीतीश मोदी और चिराग पासवान है, दूसरी तरफ राजद, तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर और चौथा पशुपति पारस होता है। तो पारस को इस लड़ाई में कितना भाव मिलेगा? आपको क्या लगता है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।